Hello students, now I am going to start a new chapter, that is chapter 6, conservation of biodiversity, and this is the first part. Okay, so let us start our session. There are varieties of plants, animals and microorganisms are present on earth, and these are known as living organisms. ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं को हम लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं. सो प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, इन एडिशन टू लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज देयर आर सम अदर नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड सन्स एनर्जी. ओके, सो दीज आर नोन एज नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, तो लिविंग नेचुरल रिसोर्स के एडिशन में यानी उनके साथ कुछ नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. ठीक है, जिनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए इनका हेल्प चाहिए. यानी विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज एनी लिविंग नेचुरल रिसोर्स कैन नॉट सस्टेन देयर लाइफ. सो देयर इज अ नीड टू maintain a balance between living natural resources and non-living natural resources. आई बात समझ में, सारे लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है, इसलिए दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए. आई बात समझ में. बट ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन the scarcity of non-living natural resources increases. So there is a danger condition arises because क्या होगा, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो आप जानते हैं कि नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन बढ़ेगा. कंजप्शन बढ़ेगा तो उसकी स्कैरिसिटी होगी, उसकी कमी होगी, और जब कमी होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ सस्टेन करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाएंगी. इसलिए देयर इज अ नीड टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज and non-natural, basically living natural resources and non-living natural resources. Okay, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं बातों पे ध्यान देंगे कि नेचुरल रिसोर्स के एडिशन में जो नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ओके, उनको हम कैसे कंजर्व रख सकते हैं, उनको कंजर्व रखना जरूरी क्यों है, और हम कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ, ठीक है, लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्या करेंगे, कंजर्व रखेंगे. ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिस पे हम सबसे पहले बात करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ कंजर्वेशन. ठीक है, कंजर्वेशन जो टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम जानेंगे. कंजर्वेशन द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स is called conservation. Okay, देखिए यहाँ पे जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, the wise and judicious use of natural resources. wise और judicious ये दोनों वर्ड आपस में बहुत बड़ी मीनिंग रखते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल हैं हम उनका वाइज यूज करेंगे. वाइज यूज इन द सेंस कि जहाँ नीड है उनकी वहीं पे यूज करेंगे. ठीक है, यानी कि ओवर यूज या मिसयूज हम रोकेंगे उनकी. ठीक है, वाई जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हम मिसयूज नहीं करेंगे या ओवर यूज नहीं करेंगे. यानी जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतने ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे. ठीक है, तो कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो हमको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व रखना है. जो हमारे आगे आने वाले लोग हैं उनके लिए भी हमको बचा के रखना है. आई बात समझिए. अब जानते हैं कि वाटर एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है. तो अगर आप मिसयूज करते हैं वाटर की, वाटर टेबल डाउन होता जाएगा. ठीक है, तो जब वाटर की अवेलेबिलिटी ही नहीं रहेगी तो आगे की जो जनरेशन है वो सस्टेन कैसे कर पाएंगे, या हो सकता है कि हम ही अपनी पूरी लाइफ सस्टेन ना कर पाएँ. ओके, तो इसलिए कंजर्वेशन बहुत जरूरी है. इसका नेचुरल रिसोर्सेज का. तो कंजर्वेशन का मीनिंग आपने समझ लिया. वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन. ठीक है,
कंजर्वेशन ब्रॉडली एम्ड एट टू एस्पेक्ट, ठीक है। कंजर्वेशन का बेसिकली दो एस्पेक्ट है। द फर्स्ट वन इज टू एंश्योर द कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल प्लांट एनिमल एंड मटेरियल फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। यहाँ दो एस्पेक्ट है इसका कंजर्वेशन का। द फर्स्ट वन इज टू एंश्योर द कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल प्लांट्स एनिमल एंड मटेरियल फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी हमारे साथ साथ हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम प्लांट्स, एनिमल या फिर जो दूसरे रिक्वायर्ड मटेरियल हैं उनकी कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी को क्या करें, इंश्योर कर सकें। यानी ये इंश्योर कर दें कि हमारे साथ साथ जो हमारे नेक्स्ट पीढ़ी यानी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसके पास भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो हम इस तरह से यूज नहीं करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज ही खत्म हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को कुछ न मिल पाए। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट की हमने बात किया। द फर्स्ट वन कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको क्या रखेंगे, अवेलेबल रखेंगे। दूसरी चीज टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इतना मिसयूज करें या इतना ओवर यूज करें नेचुरल रिसोर्सेज का कि हमारा इन्वायरमेंट ही क्या हो, इन्वायरमेंट ही डिसबैलेंस हो जाए। तो हमको अपने इन्वायरमेंट को भी बैलेंस रखना है। डिसबैलेंस का इन द सेंस जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो क्या है, कह सकते हैं फिक्स है, ठीक है। यानी कुछ परसेंटेज में ऑक्सीजन अवेलेबल है, कुछ परसेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जितने परसेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है किसकी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जैसे एनिमल और ह्यूमन बींग्स की रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, तो जितना ऑक्सीजन अवेलेबल है वो उनके रिस्पिरेशन के लिए सफिशिएंट है। बट अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम होगा। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक एनिमल और ह्यूमन बींग्स, इनको रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ये डाई कर जाएंगे, ये अपना लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ठीक है अपने इन्वायरमेंट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है और जो भी अवेलेबल मटेरियल है वो अवेलेबल रहे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसको भी हमको एश्योर करना है। तो यही दो एस्पेक्ट हैं कंजर्वेशन के, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नाउ मूव ऑन द सेकेंड टर्म दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ये जो टर्म है आपके चैप्टर का कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन हमने समझ लिया कि वाइज एंड यूनिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज कंजर्वेशन एंड देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन। नाउ मूव ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी इस टर्म का मतलब हम समझते हैं। बायो मींस देखिए, बायो का मतलब क्या होता है, BIO, बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस, वेरिएशंस। डाइवर्सिटी मींस वेरिएशंस, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है अर्थ पे उनमें वेरिएशंस है। वेरिएशंस का मतलब उनमें डिफरेंस है, एक ही टाइप के नहीं, अलग अलग टाइप के हैं। जैसे आप एनिमल का एग्जांपल लें तो एनिमल में भी बहुत सारे टाइप्स के एनिमल हैं। प्लांट्स का एग्जांपल लें तो प्लांट्स भी बहुत सारे हैं, यानी कि there are variation in living organism on the earth and this is known as biodiversity. Okay, so biodiversity, varieties of living organism existing on the earth. Okay, plants, animal and microorganism, यही तीनों क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी के कंस्टिट्यूएंट्स हैं आप कह सकते हैं। इन्हीं से मिलकर के बायोडाइवर्सिटी बना हुआ है। बायोडाइवर्सिटी में आपके कौन कौन से प्लांट्स हैं, एनिमल हैं और माइक्रोब्स हैं। ओके, नाउ फॉरेस्ट आर द रीजन वेयर डाइवर्सिटी इज मोर। फॉरेस्ट एक ऐसा रीजन होता है, जंगल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर प्लेस पर नंबर ऑफ एनिमल, नंबर
नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो फॉरेस्ट आर द रीजन वेयर डाइवर्सिटी इज मोर। तो तीन चीज हमने सीखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, plants, animal and microbes are constituents of biodiversity, and forests are the reason where diversity is more. Okay, now the most important things, why conserve biodiversity, यही हमारा टॉपिक है, यही हमारे चैप्टर का की पॉइंट भी है। यही हमको जानना है कि बायोडाइवर्सिटी तो हमने जान लिया, लेकिन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखना क्यों जरूरी है, ये हम सीखेंगे यहाँ पे, ये जानेंगे। ठीक है, वाई कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो कुछ इसके रीजन है जिसपे हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन, हेल्प्स टू रेगुलेट क्लाइमेट एंड रेनफॉल एंड विंड। ठीक है, पहला जो नीड है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन का, वो क्या है, हेल्प्स टू रेगुलेट क्लाइमेट। ठीक है, हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करना। अगर आप सोचिए बायोडाइवर्सिटी नहीं हो या बायोडाइवर्सिटी डिसबैलेंस हो, यानी नंबर ऑफ एनिमल या नंबर ऑफ प्लांट्स कम होते जाए, तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ प्लांट्स कम हो रहे हैं तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, और जब कमी होने लगेगी तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन, अपना लाइफ सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी की सबसे जो इम्पोर्टेंट है कंजर्व बायोडाइवर्सिटी का, वो ये है कि हेल्प्स टू रेगुलेट क्लाइमेट, रेनफॉल एंड विंड। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, विंड को रेगुलेट करता है, और रेनफॉल को भी मेंटेन रखता है। यानी अगर इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं होगा उस कंडीशन में क्या होगा, रेनफॉल भी कम होगा, और जब रेनफॉल कम होगा तो जानते हैं कि सरफेस वाटर, अर्थ के सरफेस पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी, और जब वाटर कम अवेलेबल होगा तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ को, डाई हो जाएंगे। तो हेल्प्स टू रेगुलेट क्लाइमेट, क्लाइमेट आप जानते हैं, रेनफॉल वर्षा और विंड, इन तीनों को मेंटेन करना और रेगुलेट करने का काम कौन करता है, बायोडाइवर्सिटी। सो वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। द सेकेंड वन इज प्यूरिफाई एयर एंड वाटर। बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, वाटर और एयर को प्यूरिफाई करता है। एक बात समझ, वाटर और एयर कैसे प्यूरिफाई रहेगा, या आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें अगर हम फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट अगर नहीं होगा तो क्या होगा, फॉरेस्ट नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जो हार्मफुल गैसेज हैं वो बढ़ेंगी इन्वायरमेंट में, और जब वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, किसी भी लाइफ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, अगर बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहता है तो एडिक्वेट अमाउंट में प्लांट्स और एनिमल अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से जो वाटर और एयर है दोनों क्या होगा, प्यूरिफाई होगा, साफ सुथरा रहेगा। हेल्प्स इन साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में, मान एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो अभी हमने पढ़ा कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, उसके जो पत्तियाँ होती हैं जमीन पे गिरती है, सड़ती हैं, वहाँ माइक्रोब्स क्या होते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वहाँ बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्प्स इन साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे जब वहाँ पे डिकम्पोजिशन तेजी से होगा तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बनेंगे, यानी सॉइल में न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी होगी। तो इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है वो डाई हो गया, तो जिस जगह पे उसका डिकम्पोजिशन होगा वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बढ़ेगा, वहाँ पे न्यूट्रिशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई बात समझ में। तो बहुत सारे इस तरह से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी न्यूट्रिशन को या न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट करेगा, न्यूट्रिशन की जो साइकिल है उसको फुलफिल करेगा। ओके, ऐसे आप फूड चेन पढ़े होंगे, फूड वेब पढ़े होंगे, तो
तो फूड चेन में, फूड वेब में क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंस्टिट्यूएंट्स है वही तो हैं, एनिमल, प्लांट्स और माइक्रोब से ही मिलकर के फूड चेन या फूड वेब बनाते हैं। तो अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा तो फूड चेन नहीं होगा, फूड वेब नहीं होगा। जब ये दोनों नहीं होंगे तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना भोजन नहीं मिलेगा, यानी न्यूट्रिशन की जो साइकिलिंग है वो क्या होगी, रुक जाएगी। ओके, हेल्प टू प्रमोट सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में बायोडाइवर्सिटी ही हेल्पफुल है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी से प्लांट्स, एनिमल या माइक्रोब्स मिलेंगे जो मिल करके क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, कोई भी चीज़ ऐसी है जो अनयूज्ड है, अगर उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जनरेट करेगा, क्रिएट करेगा। तो उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, माइक्रोब्स करेंगे। माइक्रोब्स क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करके फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। तो बायोडाइवर्सिटी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में हेल्पफुल है, देयरफॉर वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ अभी हमने फूड चेन और फूड वेब की बात किया है। फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है, मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। फूड चेन और फूड वेब दोनों क्या करते हैं, लाइफ के किसी भी फॉर्म के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको क्या करेंगे, फुलफिल करते हैं। इसलिए फूड चेन या फूड वेब को मेंटेन रखने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी जरूरी है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिससे हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए जरूरी है। ओके, तो व्हाट इज कंजर्वेशन, व्हाट इज डाइवर्सिटी एंड व्हाट व्हाई कंजर्व बायोडाइवर्सिटी हमने सीखा, हमने जाना। अब इसके बाद का जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।